छत्तीसगढ़ राज्य के डोमा गांव में जहां 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम तोमू, मंजिला का नाम मनीष और सबसे छोटे भाई का नाम था रोशन। पिताजी गुजर चुके हैं। तीनों भाई का विवाह भी हो गया। आज तीनों भाई पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। आहा, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूंगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंजिला हूँ। आप जो बोलोगे मुझे स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। पिता के जाने के बाद आप दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है। सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंजिला मनीष का होगा और बचा मेड़ छोटा भाई यानी कि रोशन का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है। कहो रोशन, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ का। चलो, अब आम पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम पेड़ के पास आते हैं। आम के पेड़ में 2 डाली है। दोनों डालियों में आम के फल लदे हुए हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली हैं और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरा होगा और 1 मनीष का होगा और जड़ रोशन का होगा। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं बड़ा आप लोगों के बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब तीनों भाई घर के पास आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो फिर ठीक है। अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा मनीष का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो रोशन का होगा। तोमू के इस फैसले से रोशन बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे मनीष, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ दिए हैं। आप उसे कैसे भूल सकते हो? अरे हाँ, याद आया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई तोमू घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही है, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं के साथ बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई मनीष का होगा, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो रोशन का होगा। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। देखो रोशन, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 6 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 6 सिक्कों को ले जा सकते हो। भैया, आप दोनों तो सारे रुपए पैसे ले गए। अगर मेरे तकदीर में यह सिर्फ 6 रुपये ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। रोशन अपने हिस्से के 6 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई रोक कर कहता है, अरे रोशन, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं, बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है, तुमको तो बंटवारा छत में दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाकर रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब यह घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है, मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे रोशन भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने रोशन और उसकी पत्नी को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वही दोनों पति पत्नी गांव के बाहर किनारे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे। हे भगवान,
यह हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, एक रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चढ़ने गई थी, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया नतीजा, अब भुगतो। नागेश्वरी, वह दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है। घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर यह आदम जमाने के 6 सिक्के दिए हैं। नागेश्वरी, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगे? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या? क्या करोगे? क्या खाओगे? कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं? नागेश्वरी, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूं, मैं जमींदार के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूं। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। रोशन बड़ी उम्मीदें के साथ उन 6 सिक्कों को लेकर जमींदार के पास जाता है। अरे रोशन, तुम यहाँ बताओ कैसे आना हुआ? जमींदार जी, मेरे पास ये सिर्फ 6 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे रोशन, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहा। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो रोशन, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसा भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अभी क्या करूं जमींदार जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारी दुख मुझे देखा नहीं जाता रोशन, पता नहीं क्यों। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो रोशन, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ जमींदार जी, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है रोशन, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी 6 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। रोशन उदास होकर वापस अपने कुटिया पर आता है। रोशन की पत्नी वही उसका इंतजार कर रही थी। रोशन अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब यही दिन देखना बाकी था, अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो नागेश्वरी, तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, हमें काम मिला है, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। रोशन और नागेश्वरी अब जमींदार के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारा फसल बहुत अच्छा हुआ है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुआ है। इस साल बहुत आमदनी होगा। अब चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अरे नागेश्वरी, देखो सुबह से दोपहर हो गया है, खाने का वक्त आ गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है नागेश्वरी? घर में जो भी थी रूखी सूखी सब ले आई हूँ, जाकर ठूसो। थके हारे रोशन और नागेश्वरी दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे नागेश्वरी, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। क्यों नागेश्वरी, क्या हुआ बताओ भी। देखो ना, हम कितना काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कोई संतान भी हो जो बुढ़ापे में हमारा सहारा हो? हाँ नागेश्वरी, बार बार मैं भी यही सोचता हूँ, पर क्या करें, ये सब हमारे हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वालों के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं। हमारे भाग्य में कुछ नहीं, ना कोई संतान, ना कोई जमीन जायदाद। हाँ नागेश्वरी, अब तो भगवान पर भी भरोसा उठने लगा है।
रोशन और नागेश्वरी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां अचानक एक तोता आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये देखो तो, यह तो एक तोता है, हमारे पास ही आकर बैठ गई। लगता है इसे भूख लगी है, हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ नागेश्वरी, तुम इसे कुछ खिला दो, शायद भूख के मारे यहाँ आ गया होगा। नागेश्वरी ने उस चिड़िया को कुछ चावल दे दी है। तोता कुछ देर नागेश्वरी को देखती रहती है, फिर तोता उस चावल को खाकर उड़ जाती है। अब चलो नागेश्वरी, घर चलते हैं, शाम भी हो रहा है। रोशन और नागेश्वरी दोनों खेतों पर काम करने के बाद अपना कुटिया पर चले जाते हैं। सुनिए रोशन जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो, आज कुछ जरूरी काम करनी है। क्या? कोई जरूरी काम, वो भी इस वक्त रात को? हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। नागेश्वरी के कहने पर रोशन फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। नागेश्वरी, ये तो हमारा मेड़ है और वहाँ पर जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वह तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है और हम जहाँ खड़े हैं यही हमारा मेड़ है। इसीलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों के पूरे फसल बर्बाद हो जाएगा। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकता है नागेश्वरी? यह समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी तोड़ दे या रखें। अरे वाह नागेश्वरी, वाह, मुझे पता नहीं था, तुम तो बड़ी होशियार हो, अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह नागेश्वरी और रोशन ने खेत के सारे मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे सभी फसल तो बर्बाद हो गए। कितनी अच्छी फसल लगी थी। सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब सूख गया। भला फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत का मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम रोशन का होगा, जरूर उसने होशियारी की होगी। तोमू और मनीष दोनों रोते हुए घर को आते हैं। घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो, अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने को कम से कम 20 से 30 दिन और लगेगा। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हाँ हाँ मनीष, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे नागेश्वरी, तुम तो कमाल कर दिया मेड़ तोड़कर। जैसी करनी वैसी भरनी, यह उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे नागेश्वरी, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुआ, नागेश्वरी और रोशन दोनों कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। सुनो जी, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ नागेश्वरी, यही तो बंटवारे वाला आम का पेड़ है। एक डाल पर बड़े भैया और एक डाल पर मंजिला भैया का अधिकार है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? अरे नागेश्वरी, मैंने तो पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ जड़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो फिर ठीक है, इस पेड़ का जड़ तो हमारा है, इसलिए इस जड़ को रखे या काटे हमारी अपनी मर्जी। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को काट देते हैं। आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होता है। तोमू और मनीष दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। रोशन और नागेश्वरी को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा तो तू है रोशन, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरा खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कोड़े की मार वाला सजा दिलवाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा मनीष तुमने। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों। और हाँ, इस कहानी का पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 जल्दी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। रतनपुर नाम के एक छोटे से गांव में तोमू नाम का एक लड़का रहा करता था। तोमू अनाथ था।
उसकी माँ उसे 5 साल की आयु में छोड़कर चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब राजू 10 साल का हो गया था, तभी अचानक एक दिन तोमू के पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद तोमू पूरी तरह अकेला हो गया। तोमू गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का जमींदार और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए तोमू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही तोमू को पाला। ये लो तोमू बेटा, ये खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना। चुपचाप यह खाना खाओ। यह कहकर जमींदार की पत्नी रीना वहां से चली गई। तोमू ने आराम से पेट भर खाना खाया। खाने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही जमींदार दिखाई दिए। तोमू ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। तोमू बेटा, खाना खा लिया है ना? जी जमींदार साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वहीं खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी जमींदार जी, 5 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना बेटा ही माना है, लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ काम करने का है तो सुनो। तोमू बेटा, तुमने तो थोड़ी पढ़ाई की है ना, तो जंगल जाकर जड़ी बूटी लेकर आओ और दवाई बनाना सीखो। जी जमींदार जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन तोमू जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, जमींदार जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं, ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहे। अभी तोमू यह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कछुआ पर पड़ी, जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे यह कछुआ मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी कछुओं से बड़ा है और देखने में भी यह कुछ डरावनी लग रही है। राजू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कछुआ रेंगते हुए उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम तोमू है और तुम बलराम के बेटे हो। कछुआ को बोलते हुए देखकर तोमू बहुत डर गया और बोला, यह कैसे मुमकिन है? तुम तो एक कछुआ हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद यह मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई कछुआ इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली कछुआ हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक साधु बाबा ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं कछुआ की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे ना जाने कौन हो तुम? मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के जमींदार के। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जिंदा है और मुझे यह भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ, मेरे पिता कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। तोमू को ना जाने क्यों उस कछुआ से डर महसूस होने लगा। अरे मुझे तो लगता है कि यह कोई शैतान है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि यह मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये सोचते ही तोमू तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर तोमू हपते हुए बोला, अरे बाप रे, यह जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वह जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा।
अभी तोमू यह सोच ही रहा था कि उसी समय जमींदार की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और तोमू को घबराया हुआ देखकर वह बोली, अरे तोमू बेटा, घबराए हुए क्यों हो? और तुम्हें पसीना भी आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा थक गया हूँ। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो पहले ये खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। तोमू ने मौसी को कुछ नहीं बताया। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। तोमू ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब तोमू नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वह अपने आप से बोला, अरे शायद मैं कल उस कछुआ को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वह कछुआ मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है। और यह भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने जमींदार जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ 5 साल के बाद चल बसी और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल गए थे, जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और उस कछुआ को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। यह कहकर तोमू जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वह कछुआ मिली थी। वह कछुआ वहां पहले से ही मौजूद थी और तोमू को देखकर रेंगते हुए सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे क्योंकि तुम भी अपने पिता बलराम की तरह ही बहादुर हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। यह सुनकर तोमू उदास होकर बोला, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही जमींदार जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कमाऊं ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। अच्छा, मगर वह कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। आओ मेरे साथ चलो। यह कहकर कछुआ आगे चली और तोमू उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते कछुआ तोमू को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था क्योंकि यह जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे। गुफा के अंदर जाते ही तोमू की नजर एक बक्से पर पड़ी। अरे इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोलकर देखता हूँ। जब तोमू ने उस बक्से को खोला तो उसमें बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर तोमू हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। ये सब सामान किसका है? तुम पहले अमीर बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे इस श्राप से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। तोमू वह बक्सा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में जमींदार और उनकी पत्नी तोमू के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो जमींदार ने तोमू से पूछा, तोमू बेटा, ये बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? जमींदार के पूछने पर तोमू को कुछ समझ नहीं आया कि वह जमींदार जी को क्या जवाब दे। इतने में जमींदार की बीवी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, तोमू बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? तोमू उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वह कछुआ की बातें याद कर रहा था जिसने उसे सख्ती से मना किया था, इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मौसी, मैं जंगल में जड़ी बूटी खोज रहा था। तभी मैं काफी आगे निकल गया और वहां मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहां मुझे यह बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया।
जमींदार के मन में गहरा डर बैठ गया था। क्या कछुआ को श्राप से मुक्ति दिला पाएगा तोमू? कहीं तोमू को अब खजाने का लालच तो नहीं हुआ? क्या अपने पिता को बचा पाएगा तोमू? आगे क्या हुआ जानने के लिए बने रहे गोवा टून कार्टून चैनल में दोस्तों। कहीं भूल मत जाना, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों।